सुनहरे बांस का हैंडपंप। रामू डूंगरपुर गांव में अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। रामू बहुत अच्छा कारीगर था। वो पास के जंगल से बांस काट कर लाता और अपनी पत्नी कमला के साथ मिलकर बांस की बड़ी ही खूबसूरत चीज़ें बनाया करता था, जैसे कि बांस के खिलौने, बांस का फर्नीचर, बांस की कुर्सियाँ, और उन्हें पास के शहर में जाकर दुकान में बेच दिया करता था। उसके बनाए बांस के खिलौने और फर्नीचर की सभी तारीफ किया करते थे। अरे आओ भाई रामू, आज क्या लाए हो? सेठ जी, आज मैं बांस की कुर्सियाँ और मेज लाया हूँ। अरे भाई, तुम्हारा वो बांस का बना हुआ सोफा बहुत चल रहा है आजकल मार्केट में। अगली बार तुम सोफा बना कर लाना, बहुत डिमांड है उसकी। ठीक है सेठ जी। वो सेठ जी कुछ पैसे, हाँ, तुम पैसों की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बैंक में डाल दूंगा। और ये लो, कुछ पैसे रख लो खर्चे पानी के लिए। अरे कमला, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए शहर से क्या लाया हूँ, ये नई साड़ी, ये गहने। अजी, आज क्या हमारी लॉटरी लगी है? अरे नहीं कमला, लॉटरी नहीं, आज सेठ जी ने इनाम दिया है हमें। मैं कहती हूँ कुछ पैसे बुरे वक्त के लिए भी बचा कर रखो जी। हाँ, ठीक है कमला, मैं बचा रहा हूँ, लेकिन अभी तो तुम्हें मिठाई खाओ और नई साड़ी पहनो। रामू और कमला बहुत खुश थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक फैली महामारी के कारण दुकानें बंद होने लगी, बाजार बंद होने लगे और लोगों ने खरीदारी करना कम कर दिया। इसकी वजह से रामू और उसकी बीवी का काम भी कम हो गया। वे दोनों भी अपने गांव में ही बंद कर रह गए और धीरे धीरे उनकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। एक दिन जब दोनों पति पत्नी अपने आंगन में बैठे हुए थे, तभी उन्हें बाहर लोगों के लड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। रामू ने जब बाहर जाकर देखा तो पानी के हैंडपंप के पास कुछ लोग झगड़ रहे थे। वे लोग गांव के सरपंच से शिकायत कर रहे थे। सरपंच जी देखिए, फिर से पानी गंदा आने लगा, ऐसा कब तक चलेगा? हाँ सरपंच जी, कुछ कीजिए। शांत हो जाओ भाइयों, मैं इस समस्या का कोई उपाय ढूंढता हूँ। रामू ने जब बाहर जाकर बात जाननी चाही तो उसे पता चला कि गांव के जितने भी हैंडपंप हैं उनकी सारी पाइपें गल चुकी हैं और सभी में गंदा पानी आ रहा है। और सरपंच ने बताया कि वे पानी की पाइपें बदल बदल कर परेशान हो चुके हैं। कुछ ही समय में लोहे की पाइपें जंग लगकर गल जाती हैं। सरपंच की बात सुनकर रामू को एक आइडिया आया और रामू ने गांव वालों के आगे बांस का हैंडपंप बनाने का प्रस्ताव रखा और उसमें पाइपें भी बांस की लगाने के लिए कहा। गांव वालों को रामू का आइडिया पसंद आया और रामू ने एक पानी का हैंडपंप पूरा बांस का तैयार किया और उसमें पाइपें भी बांस की लगाई। और जब लोगों ने उस हैंडपंप से पानी खींचकर पिया तो पानी बहुत ही मीठा आने लगा, क्योंकि वो बांस था, उसमें जंग भी नहीं लगा। और इस तरह रामू का बांस का हैंडपंप बनाने का आइडिया फेमस हो गया। अब उनके गांव में ही नहीं, आसपास के गांव वाले भी बांस का हैंडपंप बनाने लगे और रामू ने मौके में अवसर की तलाश की और उसका काम चल निकला। और इस तरह ये बांस का हैंडपंप रामू के लिए जादुई सुनहरा हैंडपंप साबित हुआ और वे दोनों पति पत्नी फिर से खुशहाली से रहने लगे। साइकिल जूस वाला। राम कुमार गांव से शहर अपनी पत्नी के साथ काम की तलाश में आता है। वो बहुत मेहनती था, इसलिए उसे एक जूस फैक्ट्री में काम मिल जाता है। राम कुमार बड़ी मेहनत और लगन से जूस फैक्ट्री में काम करने लगता है। जूस फैक्ट्री का मालिक बहुत अच्छा था। वो राम कुमार और उसकी मेहनत की हमेशा दाद दिया करता था। भाई राम कुमार, एक काम करो, ये पैसे जाके बैंक में जमा कराया ना, और उसके बाद आकर के ये जूस वाली मशीन भी देख लेना, ठीक है? जी सेठ जी, मैं सब देख लूँगा, आप फिक्र ना करें। धीरे धीरे राम कुमार फैक्ट्री का सारा काम समझ जाता है और वो अच्छा जूस बनाना भी सीख लेता है। देखो जी, आप इस तरह से पैदल जाते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इस बार तनख्वाह आने पर आप एक छोटी सी साइकिल क्यों नहीं ले लेते? एक दिन तनख्वाह मिलने पर राम कुमार की पत्नी ने राम कुमार से कहा, अच्छा, तो तनख्वाह मिल गई तो इस बार तो साइकिल ले ही लो। हाँ ठीक है सरला, मैं साइकिल ले लूँगा। और राम कुमार एक नई साइकिल लेकर आ जाता है और अब वो उसी साइकिल से घर से फैक्ट्री जाने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दुर्घटना में फैक्ट्री मालिक की मौत हो जाती है। सभी लोग बड़े दुखी होते हैं, लेकिन सबको असली दुख तो तब होता है जब फैक्ट्री मालिक का बेटा फैक्ट्री बंद करने की बात कहता है। देखो दोस्तों,
आप लोगों ने पिताजी का बहुत साथ दिया और काफ़ी अच्छा काम भी किया है, लेकिन ये जूस की फैक्ट्री मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं सब कुछ बेचकर विदेश जा रहा हूँ। आप लोगों के जितने पैसे बनते हैं उससे ज़्यादा पैसा देकर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और इस तरह वो सभी लोगों को जितने पैसे बनते हैं उतने देकर फैक्ट्री बंद कर देता है। राम कुमार बड़े दुखी मन से घर वापस आता है। उसे दुखी देखकर उसकी पत्नी पूछती है, अरे क्या हुआ, आज आप जल्दी घर आ गए? बहुत परेशान नजर आते हो, बात क्या है? राम कुमार उसे सारी बात बताता है। राम कुमार की बात सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती है, आप परेशान क्यों होते हैं? हमारे पास साइकिल है ना, और जूस भी आप कितना अच्छा बना लेते हैं। एक मशीन खरीद लेते हैं, उसे साइकिल पर लगाकर गली गली जाकर जूस बेचना। गर्मी का मौसम है, हर कोई खरीदेगा। मुझे पूरा विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कोशिश तो करिए। राम कुमार वैसा ही करता है। वो अपनी साइकिल पर एक जूस बनाने की मशीन लगा लेता है और गली गली घर घर गांव गांव जाकर जूस बेचने लगता है। उसके बनाए जूस की सभी लोग तारीफ करते हैं। उसका काम चल निकलता है। वो साइकिल से एक दुकान और दुकान से जूस की एक फैक्ट्री बना लेता है और अपने सभी साथी कर्मचारियों को अपने साथ काम में रख लेता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। अरे राम कुमार भैया, तुमने तो हम लोगों को एक नई जिंदगी दे दी है। साइकिल पे जूस बेच बेच कर ये फैक्ट्री खड़ी कर ली है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारी मेहनत के आगे नतमस्तक हैं। अरे नहीं किशोर भैया, ये सब तो आप लोगों का साथ और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से है। मैं तो अपनी साइकिल का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मेरी गरीबी में मेरी मदद की और मुझे एक साइकिल जूस वाले से एक जूस फैक्ट्री का मालिक बना दिया। देखा, मैंने कहा था ना, हमें सफलता जरूर मिलेगी। जादुई बौने और उनका घर। चंदू चंद्रनगर में अपनी माँ के साथ रहता था। वो बहुत ही मेहनती और कुशल कारीगर था। उसके बनाए गए घरों की तारीफ सभी करते थे। वो अपने गांव और आसपास के इलाकों में घर बनाने जाया करता था। एक दिन जब वो शाम को पास के गांव से घर बनाकर वापस आ रहा था, तो उसे जंगल के रास्ते में थकान महसूस हुई। उसने सोचा क्यों ना एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लिया जाए। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। थकान के मारे न जाने उसे कब नींद आ गई। उसे ये नहीं पता था कि उसी पेड़ के ऊपर बैठे दो बौने लड़ रहे थे। अरे कहाँ जाता है? रुक रुक, क्या कर रहा है तू? मुझे परेशान मत कर। वो दोनों बौने लड़ते लड़ते पेड़ से नीचे आ गिरे और आपस में बातें करने लगे। आज तो हम इतनी दूर लड़ते लड़ते आ गए। अरे वो देख यार, लड़ाई बंद कर, सामने देख, वो इंसान देख रहा है। ओह, ये हमने क्या किया? अब तो हमारी पोल खुल गई। उनकी बातें सुनकर चंदू की नींद खुल गई और उसने हैरानी से उनसे पूछा, अरे तुम लोग तो बौने हो ना, यहाँ कहाँ से आ गए? चंदू की बात सुनकर एक बौने ने कहा, हेलो, मेरा नाम है किंटू और ये मेरा दोस्त है मिंटू। हम दोनों लीली नगर से आए हैं। हाँ दोस्त, ये लड़ता रहता है। हम कब यहाँ आ गए पता नहीं चला। हमारे बारे में कोई नहीं जानता, किसी को मत बताना। अच्छा, पर तुम लोग लड़ क्यों रहे थे? लड़ाई इसने शुरू की थी। मेरा घर बहुत सुंदर है, इसका बनने में अभी समय लगेगा, बस इसीलिए लड़ रहा है। वो क्या है ना, सर्दी आने वाली है, बहुत ठंड लगती है हमें। उन दोनों की बात सुनकर चंदू ने हंसते हुए कहा, ये भी कोई लड़ने की बात है? तुम्हारा कद तो इतना छोटा है कि घर बहुत जल्दी बन जाएगा। क्या तुम हमारा घर बनाओगे? तुम तो अच्छा घर बनाना जानते हो, मैं जानता हूँ। तुम यहाँ के बहुत मशहूर कारीगर हो। हाँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ चला जाऊँगा तो वापस कैसे आऊँगा? चंदू की बात सुनकर बौने ने कहा, हाँ हाँ, हम तुम्हें वापस यहाँ छोड़ देंगे। जादू आता है हमें, भगवान से वरदान मिला है। चंदू बौनों के साथ उनके देश चला गया और उसने देखते ही देखते दोनों बौनों के लिए बहुत अच्छे घर बना दिए। दोनों बौने बहुत खुश हुए और उसका शुक्रिया करने लगे। अरे वाह, इतना खूबसूरत घर तो पूरे लीली नगर में नहीं है। हाँ दोस्त, इतना सुंदर घर बना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे नए दोस्त। यह सुनकर चंदू ने कहा, कोई बात नहीं दोस्त, मुझे तुमसे दोस्ती करके यहाँ आकर बहुत खुशी मिली। क्या तुम कल शाम मेरे घर दावत पर आओगे? नए दोस्त बने हो, मेरा घर भी देखो आकर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम कल जरूर आएंगे। दोनों बौने चंदू के घर आए। चंदू ने उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाया
दोनों बौने खाना खाकर खुश हो गए और आपस में बातें करने लगे। यार चिंटू, इनका घर तो देखो, कितनी गरीबी है और इसका मन कितना साफ है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जाते जाते दोनों बौनों ने चंदू के घर में जिस चीज को भी छुआ वो सोने की बन गई। ये देखकर चंदू हैरान रह गया और उसने दोनों बौनों का शुक्रिया किया। अरे हर जगह सोना ही सोना है। ये चिंटू मिंटू क्या जादू करके गए हैं। मेरे दोस्त मेरी गरीबी ही दूर कर गए। शुक्रिया दोस्तों।